नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने जो अपना पहला मैच खेला वो विश्व क्रिकेट की छोटी टीम कही जाने वाली जिम्बाब्वे के खिलाफ था। जिम्बाब्वे के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले, 2 घंटा पहले, भारतीय क्रिकेट टीम शुभमन गिल के नेतृत्व में जो खेल रही थी वो 13 रन के अंतर से हार गई जिम्बाब्वे से। और अब एक तरह से तो ये भी कहना चाहिए कि विश्व चैंपियन टीम विश्व चैंपियन बनने के बाद अगले ही मैच में जिम्बाब्वे से हार गई। ये बात अलग है कि जो भारतीय टीम विश्व चैंपियन बनी उसका कोई भी खिलाड़ी इस टीम में शामिल नहीं था। और भारत का ये हारना एक लिहाज से और भी भारतीय रिकॉर्ड के लिए खराब रहा कि अगर ये भारतीय टीम मैच जीत जाती तो लगातार 13 T20 मुकाबले जीतने का एक रिकॉर्ड बना देती, जो कि अब नहीं बन पाएगा। अब इसके लिए भारत को एक बार फिर से लगातार 13 मैच शुरू से जीतने होंगे, तब वो रिकॉर्ड दोबारा बनेगा। लेकिन फिलहाल वह रिकॉर्ड अब नहीं बन पाया। भारतीय टीम जिम्बाब्वे से हार गई 13 रन से। और ये बात तब हुई है जब भारत को जीत के लिए केवल 114 रन की दरकार थी। अब इस हार के बाद में लोग कह रहे हैं कि बताइए जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए। आज ये कहना आसान है कि जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए, वरना हम वो जो 90 के क्रिकेट शौकीन हैं, 90 के दशक के जो हम लोग ने क्रिकेट देखना शुरू किया, तो हमारे लिए भारत का या किसी भी टीम का जिम्बाब्वे से हारना कोई बड़ी बात नहीं था। ये बात सही है कि जिम्बाब्वे की टीम ऐसे लगातार नहीं जीतती थी, लेकिन बीच बीच में चौंकाती जरूर थी। उनके खिलाड़ी बहुत मशहूर थे। ग्रांट फ्लावर और एंडी फ्लावर भाइयों की जोड़ी थी। हीथ स्ट्रीक और उनके एक भाई थे। हीथ स्ट्रीक मध्यम गति के तेज गेंदबाज थे। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया कम उम्र में। बहुत अच्छे गेंदबाज थे। और उनके एक भाई भी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। पॉल स्ट्रैंग और एक स्ट्रैंग करके ही उनके भी भाई थे। दोनों बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर थे। एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर का मैंने नाम ले ही लिया। एलिस्टर कैम्बल उनके कैप्टन हुआ करते थे। एलिस्टर कैम्बल का बेटा खेल रहा है इस समय जिम्बाब्वे की टीम में, और वो पहली गेंद पे रन आउट हो गया था, तो वो बेटा उनका खेल रहा है जिम्बाब्वे की टीम में। इसी तरह से डेव हॉटन उनके विकेट कीपर हुआ करते थे। 1987 में जब भारत और पाकिस्तान ने मिलकर रिलायंस विश्व कप का आयोजन किया था, उस समय वे टीम के विकेट कीपर थे। उससे पहले 83 में भी थे, और बाद में वो टीम के कैप्टन बने। एडो ब्रांडेस, एक मध्यम गति के तेज गेंदबाज, जिन्होंने भारतीय टीम को कई बार झटके दिए। इसी तरह से कई खिलाड़ी ऐसे थे जिनकी हम चर्चा कर सकते हैं। मरे गुडविन थे, एक बहुत अच्छे प्लेयर थे उनके। और एक नाम जो कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी जो 90 में क्रिकेट देखता रहा होगा वो नहीं भूलेगा। उन्होंने 10वें विकेट में, जब एक विकेट बाकी था जिम्बाब्वे का, उसे 50-60 रन बनाने थे। उनके खिलाड़ी डगलस मारिलियर थे। डगलस मारिलियर ने फरीदाबाद में खेले गए एक वनडे मुकाबले में, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने 270 से अधिक रन बनाए थे 50 ओवर में, और उस मैच में 200 रन पर 8 विकेट गिर गए थे जिम्बाब्वे के। और उस समय डगलस मारिलियर खेलने आए, बाद में एक विकेट और भी गिर गया, तो 9 विकेट हो गए और एक विकेट बाकी था। डगलस मारिलियर ने मात्र 24 या 25 गेंदों में 55 रन की पारी खेली थी। 12 चौके लगाए थे। जहीर खान और जवागल श्रीनाथ और ऐसे अच्छे मध्यम गति के तेज गेंदबाज, अनिल कुंबले, इन सब का सामना करते उन्होंने एक ऐसी यादगार पारी खेली कि 49वें ओवर में फरीदाबाद के नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आसानी से जिम्बाब्वे ने यह मुकाबला, आसानी से तो नहीं कहेंगे, रोमांचक तरीके से एक विकेट से जिम्बाब्वे ने यह मुकाबला जीत लिया। हम स्तब्ध रह गए थे कि जिम्बाब्वे की टीम 10वें विकेट नहीं गिरा पाई भारतीय टीम, और उन्होंने मुकाबला। डगलस मारिलियर इसके बाद कभी कोई अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए। वे एक ऑलराउंडर थे, मीडियम पेसर थे, और
एक अच्छे मार कर खेलने वाले बल्लेबाज थे। उसके बाद कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली, लेकिन इस इनिंग में जो कमाल उन्होंने किया था वो कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी जो 90 के दशक में क्रिकेट देखता रहा वो आज तक नहीं भूल सका है। इसके बाद शारजाह में 1998 में खेले गए एक मुकाबले में ट्रायंगुलर सीरीज थी, जिसमें जिम्बाब्वे ने भारत को 210 या 5 रन का स्कोर दिया था। और उस मैच में हेनरी ओलांगा ने इस तरह की गेंदबाजी की थी कि दांतों तले भारतीय क्रिकेट टीम खिलाड़ियों की उंगलियां दब गई थी। सचिन तेंदुलकर को एक गेंद पर आउट किया हेनरी ओलांगा ने, अंपायर ने नो बॉल दे दी और उसकी 2 गेंद बाद एक शॉर्ट पिच बॉल मारी बाउंसर उन्होंने, और सचिन ने अपने चेहरे के आगे गेंद को बचाने के लिए बल्ला किया और वो कैच आउट हो गए। ये मैच इंडिया हार गई, बहुत मतलब आसानी से हरा दिया जिम्बाब्वे ने। और फिर लेकिन इसके बाद फिर सचिन तेंदुलकर का गुस्सा फाइनल मुकाबले में देखने वाला था त्रिकोणी से, जब जिम्बाब्वे ने भारत के सामने जो जीत कर रखा था 199 या 200 रन का, एक भी विकेट नहीं गिरा। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ने बिना विकेट खोए वो मुकाबला जीता और सचिन ने 135-36 नॉट आउट रन बनाए थे और शानदार चौकों की झड़ी लगा दी थी। 20 से 25 चौके मारे थे, कई छक्के मारे थे। वो यादगार मुकाबला था जिसमें हेनरी ओलांगा को सबसे ज़्यादा पिटाई लगी थी। थोड़ा 99 के विश्व कप की बात कर लेते, जहां एक मैच जिम्बाब्वे की हारा जो जिम्बाब्वे से भारतीय टीम, वो उस मुकाबले को हारने की वजह से कहीं ना कहीं भारतीय टीम की सेमीफाइनल की राह रुक गई और भारत उस मुकाबले के उस विश्व कप के सेमीफाइनल नहीं पहुंच सका था। भारत का पहला मैच 1999 के विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका से हुआ था, जहां 250 रन का टारगेट था 50 ओवर में और भारतीय टीम जीत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन आखिरकार 10 रन से ये मुकाबला हार गई। दूसरा मुकाबला उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ था, मगर इस मुकाबले के होने से पहले भारत के जो उस समय सितारा बल्लेबाज हमेशा से रहे और एक तरह से डिपेंडेंस थी टीम की उनके ऊपर, सचिन तेंदुलकर के पिताजी का निधन हो गया और अचानक उन्हें भारत वापस आना पड़ा। उस मैच के पहले सदगोपानन रमेश एक बहुत अच्छे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज थे, सलामी बल्लेबाज थे, उनको सचिन की जगह खिलाया गया और जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए करीब 252 रन का स्कोर खड़ा किया, 251 रन का 50 ओवर में, जिसमें से ये गेंदबाजी की कमी भारतीय टीम की देखिए कि 50 रन एक्स्ट्रा के थे। बहुत ज़्यादा होते हैं 50 रन। स्विंग नहीं संभल रही थी अजीत अगरकर, जवाहरलाल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद स्विंग नहीं संभाल पा रहे थे, वाइड जा रही थी, वाइड पीछे के 4 जा रहे थे। 50 रन इस तरह से एक्स्ट्रा दिए, जो 200 रन का 210 रन का स्कोर होना चाहिए था वो 252 रन तक पहुँच गया। उसके बाद में किसी कारणवश या बारिश थी या भारतीय टीम का ओवर रेट स्लो था, अंपायर ने 3 ओवर भारत के घटा दिए और केवल 3 रन घटे, 3 नहीं ज़्यादा ही घटा दिए थे, 5 ओवर घटा दिए और 3-4 रन का स्कोर घटाया भारतीय टीम का और नतीजतन आखिर में भारतीय टीम इस मुकाबले को 3 रन से हार गई। अब इस विश्व कप का एक नियम था कि जो पहला राउंड था उसके बाद जो सुपर 8 राउंड था, उस सुपर 6 राउंड था, सुपर 6 राउंड में जो 3 टीमें भारतीय ग्रुप से जानी थी, वो 3 टीमें भारत ने इसके बाद इंग्लैंड और श्रीलंका को हरा करके, अब बहुत अच्छे मार्जिन से इंग्लैंड और श्रीलंका को हराया भारत ने और केन्या को हराया और भारत ने अहर्ता हासिल की सुपर 6 में जाने की। तो सुपर 6 का नियम ये था कि जो 3 टीमें अगर जा रही हैं तो उसमें से अगर भारतीय टीम जो थी, 3 टीमें जो गई थी उसमें दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और भारत थी। भारत का दुर्भाग्य ये था कि भारत लीग मैच में जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका दोनों से हार गया था, इसलिए भारतीय टीम 0 पॉइंट के साथ सुपर 6 में गई थी। दक्षिण अफ्रीका को भी जिम्बाब्वे ने हराया था, ये भी एक उल्लेखनीय बात है। जो जिम्बाब्वे से बात हो रही कि जिम्बाब्वे से हारना बड़ी बात है, दक्षिण अफ्रीका भी जिम्बाब्वे से हारा था उस वर्ल्ड कप में, तो उनको 2 पॉइंट मिले थे क्योंकि उन्होंने भारत को हराया था। और जिम्बाब्वे जिसने अपने दोनों प्रतिद्वंदियों जो सुपर 6 में उसके साथ पहुंचे थे उन दोनों को हराया था, इसलिए वो 4 पॉइंट के साथ गया था सुपर 6 में। तो अगर जिम्बाब्वे सुपर 6 में अपना एक भी मैच जीत लेता तो वो सेमीफाइनल पहुंच जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं। जिम्बाब्वे अपने सारे मैच हार गया सुपर 6 के,
भारत का ये हाल हुआ कि भारत का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हुआ सुपर 6 में और भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम को 265 के करीब रन बनाने थे और भारतीय टीम का शुरुआत बहुत ख़राब रही। 15-16 रन पे 4 विकेट गिर गए और उसके बाद में अजय जडेजा और रॉबिन सिंह ने संभालने की कोशिश की, नहीं हुआ और भारतीय टीम हार गई। अब इसके बाद में भारत का मैच हुआ पाकिस्तान से भारतीय टीम जीत गई। शानदार गेंदबाजी करी वेंकटेश प्रसाद ने, लेकिन तब तक सिनारियो ये बन चुका था कि अपने अंतिम मैच में भारतीय टीम अगर न्यूजीलैंड को हरा भी देगी तब भी वह सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसके 0 पॉइंट थे जब वो ग्रुप में आई थी। अगर ग्रुप में आते समय उसने जिम्बाब्वे को हरा दिया होता तो 2 पॉइंट के साथ आती और पाकिस्तान को हराने के बाद उसके 4 पॉइंट हो जाते, तब वो न्यूजीलैंड को हरा के आसानी से सेमीफाइनल पहुंच सकते थे, मगर ऐसा हुआ नहीं। फिर जब न्यूजीलैंड से मैच हुआ, भारत ने पहले खेलते हुए 250-55 का स्कोर बनाया, लेकिन न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से वो मैच जीत चुका, क्योंकि कंधे भारतीय टीम के झुक चुके थे, क्योंकि उन्हें मालूम था इस मैच के जीत हार का विश्व कप के अभियान पर कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ से कहानी, अब हम जिम्बाब्वे की कह रहे थे तो पीछे जाएंगे 83 में। आप यकीन मानिए कि जिम्बाब्वे दुनिया की एक ऐसी टीम है जिसने अपने विश्व मतलब ओडीआई में पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था 83 के वर्ल्ड कप में, फर्स्ट मैच, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। भारत से जो उनका मुकाबला था उसमें भारतीय टीम के 17 रन पे 5 विकेट गिर गए थे। तब कपिल देव ने वो 175 वाली पारी टर्न ब्रिज वेल्स में खेली थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम जीती थी और विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच पाई थी। अगर जिम्बाब्वे ने उस मुकाबले में भारत को हरा दिया होता, जो 83 का इतिहास था वो इतिहास ही रह जाता, उसी मैच के बाद हमारा अभियान समाप्त हो जाता। लेकिन कपिल देव की उस ऐतिहासिक पारी ने, जो आज भी स्वर्णाक्षरों में दर्ज है, भारतीय टीम को जीत दिला दी। बड़े प्लेयर हुए जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे की टीम के साथ में दुर्भाग्य आया है 2002 या 3 में, जब रंगभेद लागू हो गया। रॉबर्ट मुगाबे और ये सारी चीज़ें जो वहाँ की राजनीतिक पहलू थे, उसमें ये हो गया कि जो अश्वेत खिलाड़ी थे उनको ज़्यादा महत्व मिलने लगा, और जो गोरे जो वहाँ पे रहते थे, वहाँ के नागरिक थे, उनको टीम में कम स्थान दिया जाने लगा। इसका विरोध, अच्छी बात यह है कि जिम्बाब्वे के ब्लैक प्लेयर्स ने भी किया, जैसे हेनरी ओलांगा, वो अलग हो गए टीम से, और नतीजा ये हुआ कि जिम्बाब्वे का क्रिकेट डाउनफॉल शुरू हुआ। उसके बाद में टटेंडा टैबू और कुछ अच्छे प्लेयर आए टीम में, लेकिन उस तरह की जिम्बाब्वे की टीम नहीं रही जैसी हुआ करती थी। जैसे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हुए, ओडीआई में भी नहीं कर पाए और इधर T20 में भी नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी वो मैच हराते हैं। अब वो बात नहीं रही टीम में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे जब अपनी धरती पे खेलता है तो उसको हल्के में लेने वाला नहीं होता। पिछली बार भी उन्होंने भारत को एक मैच कम अंतर से हराया था, और इस बार भी पहले ही मैच में हरा दिया है। युवा टीम है जो भारतीयों की, वो शायद हल्के में ले गए इस मुकाबले को, और मुझे लगता है कि शुभमन गिल का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी, गेंदबाजी करने का फैसला भी उचित नहीं था इस विकेट पर। अगर वो बाद में गेंदबाजी करते, पहले बल्लेबाजी करते तो वो बेहतर होता। पहले उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, ये गलत फैसला था। इसका असर देख, अगर भारत ने पहले खेल के 120-25 रन भी बनाए होते तो मुझे नहीं लगता कि जिम्बाब्वे की टीम बाद में इस प्रेशर को झेल पाती। तो जिम्बाब्वे की टीम को हल्के में लेने वाले उनके इतिहास से परिचित नहीं है। रंगभेद विरोधी नीति नहीं आई होती तो निश्चित तौर पर वो टीम बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही थी। आज भी एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर जैसे खिलाड़ी बड़ी टीमों के कोच रहे, इंग्लैंड जैसी टीमों के कोच रहे हैं, और उनके खिलाड़ी अच्छी अच्छी टीमों को कोचिंग दे चुके हैं और बहुत अच्छे प्लेयर वहाँ जनरेट हुए हैं, और अब लगता है कि टीम उनकी बेहतर होगी। सिकंदर रजा पाकिस्तान छोड़कर जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं, और जब भी जिम्बाब्वे इन दिनों जीतती है, कहीं ना कहीं सिकंदर रजा का योगदान होता है। तो अब देखते हैं अगले 4 मैचों में क्या होता है। विश्व विजेता टीम के जो ये युवा रणबांकुरे हैं क्या करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय टीम वापसी करेगी और जिम्बाब्वे को हरा देगी इस सीरीज में। जो भी हो, मेरा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, इस पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।